मुल्ज़िमान की जिंदगी का अलमनाक इख्तिताम हुआ, जो उसके अपने ही दोस्त के हाथों पहले अगवा और फिर तशद्दुद के बाद हुआ। ये पूरे मुआशरे के लिए एक दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला वाक़या है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार है और हर नया दिन इस मुकदमे में एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। पेशरफ्त हो रही है और मुतासिरा ख़ानदान की नज़रें निज़ाम इंसाफ पर जमी हुई है। उम्मीदें हैं, आसरा है और कहीं ना कहीं एतमाद भी कि कातिलों को करार वाकई सजा दी जाएगी। आज के शो में हम जानेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की पेशरफ्त के बारे में। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी, मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाहिद अंजुम साहब। इनसे बात करते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या है, क्यों है, ये सारी बातें करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। कैसे हैं सर आप? तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगा कि बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सुबह उठो तो कुछ नया सुनने को मिलता है इस केस के हवाले से। क्या है ये केस, कहाँ पहुँचा है, क्या कोई नया ट्रेंड लिया है, नज़र आ रहा है, फैसला नज़र आ रहा है, ज़रा बताइए। एक तो ये एक दुकान खुल गई है और ये दुकान जो है इस पर बार बार जो है ग्लैमर किया जा रहा है। जिस तरह के कल मैं कोई टेलीविज़न पे देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इसकी जो है वो तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली गई और ये कर लिया गया और वो जारी कर दी गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती। मुझे सबसे पहले तो हम अपने लोगों से बात करते हैं कि भाई उसका हतमी चालान कहाँ है। उसका हतमी चालान तो अदालत में पेश किया जाएगा, मुझे आपको थोड़ी दिया जाएगा। दूसरी बात, शुरू से ही आपने ये देखा होगा कि इस केस में बहुत मिसहैंडलिंग हुई है। इस केस को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से लेना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी है भाई, इस केस में एडिशनल आईजी ने भी चंद रोज़ पहले यही कहा है कि हमसे बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है, केस हमसे नहीं उस तरह संभल पाया जिस तरह संभलना था। हमेशा जिन मुल्ज़िमान को बचाया जाना होता है उस पर दो चीज़ें बहुत आसानी से पुलिस लाद देती है। एक ये कह देती है कि नशे में था, दूसरा उस पर JIT बनती है। ये बात याद रखें, जिस मुल्ज़म को भी आज तक बचाया गया उस पर JIT बनाएंगे। इस JIT बनने का मकसद यही होता है कि उसको बचाया जाए, हाँ उसको सेफ किया जाए। और ये दोनों चीज़ें जो हैं उस पर लादी हुई हैं इस वक्त। अरमगान जो तहकीकात में बताता है वो कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहता, मुकर जाता है। उसके साथ जो वो दूसरा लड़का है वो भी शराज जो है वो भी मुकर जाता है। शराज बेसिकली इसका वो कंडक्टर था, शराज का इतना रोल नहीं है। शराज इसके साथ उस वक्त ज़्यादा अटैच हुआ जब मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हुआ। जब उस पर तशद्दुद किया गया इसके घर के अंदर, कि उससे थोड़ी बहुत सलामत थी, उसके बाद ये आता था तो 4,000 10,000 लिया और निकल लिया। उसके बाद इसको फिर पैसे ज़्यादा मिलने लग गए और फिर केस आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुआ तो जाहिर है उसके साथ उसने भी इनके अरमगान तो पहले दिन जिस तरह को अदालत में पेश किया गया उसको वहाँ रिमांड ही नहीं पुलिस को मिला, तो फिर उसके बाद तो पुलिस बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ गई ना। फिर शराज को लिया, शराज ने बताया कि इस तरह मर्डर हुआ है। और देखिए मर्डर एक तो कराची में नहीं हुआ, एक तो ये केस बलूचिस्तान में जाके आप यहाँ देखें कि मिसिंग हुई। मिसिंग के बाद आपने उसको संजीदा नहीं लिया बल्कि आप मजाक तक उड़ाते रहे। फिर वो 365 में तब्दील हुआ। 365 में जब वो तब्दील होता है तो उस वक्त मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हो चुका था। फिर इस केस को आपने ABC एंटी वायलेंट वालों को वहाँ भेजा कि वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या है। वहाँ वालों ने भी इसको फिर ट्रेस करना शुरू किया, CPLC को साथ मिलाया। ईमानदारी की बात ये है कि इनको नहीं पता था कि मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी कहाँ है। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो यहाँ से आप 4 घंटे ड्राइव करके जब आप वहाँ जाते हैं, जाए वकूआ पे 4 घंटे आप अच्छी गाड़ी में ड्राइव करके जाते हैं, वो एक जंगल है, वहाँ आम आदमी जो है वो जा नहीं सकता। अब आगे अब बात इसकी केस की आवाज़ कहाँ तक जा रही है। अब हुआ ये कि अरमगान जिन लोगों को सप्लाई देता था, मुस्तफ़ा आमिर जिन लोगों को बीट वगैरह ये तमाम नशावर चीज़ें सप्लाई करता था, वो रहते हैं 1000 500 गज के बंगलों में। अब जब उनके चेहरे से नकाब उतरना शुरू होगा या उतरा होगा या उनको कॉल गई होगी या उनके मोबाइल फ़ोन से वो जब रिकॉर्ड मिला होगा तो मेरी जान फिर आपकी आवाज़ असम्बली में ही आएगी। क्योंकि असम्बली में गरीब लोग नहीं जाते, असम्बली में आवाज़ इसीलिए आई है। अब ये इतना फैलावा हो चुका है, इतना फैलावा। वो देखे ना साजिद का बेटा भी जो है उसको जो है वो पकड़ लिया। अभी तो एक दुकान खुल गई है, जिसका नंबर आता जाएगा
उसको लाते जाएंगे। जब तक असेंबली में बात चलती रहेगी, वहाँ से जो फैसला कमेटी करेगी, कमेटी के बाद जाके क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसको ख़त तक नहीं लिखा गया कि भाई इसका मर्डर वहाँ हुआ है, क्या इसको हम ज्वाइंट करके इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक तो संजीदगी है इनकी। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई इसको समेटने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। पुलिस इसमें ना कुछ कर सकी है ना कुछ कर सकेगी। बात यह है कि ये केस 365A तक तो आपका था, उसके बाद ये जो डब्बे भरना और ये जो नशावर चीज़ें, ये आपका काम नहीं था। यानी कि आप ये देखें कि उस बंदे की बैग पे कौन है कि FIA की टीम में 2 दिन से उसके घर जा रही हैं, वो दरवाजे पे गालियां देके भगा देता है। भाईजान उसके पीछे को बहुत बड़ा को मगरमच्छ बैठा होगा ना, जो हर चीज़ को हड़प कर रहा होगा। सुस्त रवि की मैं बात करूंगा खासतौर पे अदालत की तरफ से। ये भी क्या वही है, किसी के प्रेशर की वजह से ही सुस्त रवि है, या वही बात है कि फिर वही कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही? देखिए बात ये है, अदालत उस बात पे फैसला करेगी जो चालान आप अदालत में पेश कर, जो नहीं दिया गया, जो कि अभी तक हतमी आपकी एक FIR 2 होती है। एक FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक FIR होती है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है, जिसको हम चालान कहते हैं। चालान में आपने कितना मवाद डाला है, उसको कितना वजनी किया है, जो अदालत उस पर फैसला करेगी। गवाह आपके पास कितने हैं, मुझे ये बताएं कि जो बलूचिस्तान में जाकर उसको मारा गया, आपके पास गवाह कौन सा जो उसको लेके जाएगा? वहाँ कौन गवाह था? कोई भी नहीं था ना। मुलजम दोनों वही जो बंद है, गवाह तो आपके पास कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो लेगा वो कत्ल के मुकदमे में वो लेगा, तो आपके पास कोई गवाह नहीं, आपके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ आपके पास DNA की रिपोर्ट। आप ये देखें कि एक गाड़ी वहाँ मिलती है जो मुकम्मल तौर पे जली हुई, बंदे की मस्कशुदा लाश मिलती है, ईदी के हवाले की जाती है और वो उसको दफन कर दिया जाता है। कोई किसी ने उसका पूछा ही नहीं कि ये कौन है। गाड़ी के चेचस आपने नहीं चेक किया, गाड़ी जेन्युइन है, कोई चोरी की नहीं है। आप उसके चेचस से पहले एक मैसेज तो करते कि भाई ये किसकी गाड़ी है, कौन था, क्या। कितने दिन बाद जाके आपको पता चला। फिर कब्र कुशाई हुई, फिर लाश निकाली गई, पुरसा के हवाले की गई, उनने तदफीन की। तो ये तो हमारी संजीदगी का हाल है। तो आगे हम इसमें क्या करेंगे? अच्छा देखिए, केस ड्रग्स का तो साथ जुड़ गया है और अब कत्ल की ज़्यादा बातें नहीं होती नज़र आ रही, मीडिया में भी, इधर उधर भी, हर जगह ज़्यादातर वो ड्रग्स उसमें नए नए नाम आते जा रहे हैं, हर चीज़ इन्वॉल्व होती जा रही है। अगर सही वो वाली बात कि जिसका काम अगर वो करेगा सही तरीके से, तो क्या लगता है बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जाएंगे? पुलिस के पास भी एक प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है। अच्छा, वो क्या? 365 एक ऐसा मुकदमा होता है कि जिसमें अगर मुद्दई माफ़ भी कर दे, मुद्दई अगर आपको माफ़ भी कर दे, स्टेट उस पर कभी जो है वो माफ़ नहीं करता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। इन केसों में कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। फिर वो आपको बोलता है ठीक है आप जाएं, अभी हमारा केस है, हम लड़ें। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये ATC का मुकदमा है। ATC के मुकदमे में यही एक सबसे बड़ी खराबी आप समझ लें या अच्छाई समझ लें, उस पर स्टेट खुद इन्वॉल्व होता है। और इस पे स्टेट इन्वॉल्व, कत्ल पे FI वो नहीं है, 365A नहीं है, अपना वो ATC नहीं है, 365A पे ATC लगा हुआ है। और अगर जो है वो उस पर सज़ा हो जाती है तो फिर वो नहीं बचेगा। ठीक है। और यही पुलिस के पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो उसको सज़ा करा सकते हैं। ये जो अगवा बराए तावान है ना, 365A, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो अदालत ने फैसला दे दिया वो आपको मानना है, जो सज़ा वहाँ से हो गई वो आपको भुगतनी है। ये एक इनके पास मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसको केस को अगर ये मजबूत कर ले तो उसको सज़ा दिलवा दें। अच्छा, ये तो खैर अरमगान वाली साइड से हो जाता है, ठीक है। मुस्तफ़ा आमिर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, ज़रा वो तो नहीं है, उसके साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में देखिए। उस पर FIR तो थी, उस पर ANF की FIR थी, लेकिन ANF ने शायद उस पर मौक़िफ़ दे दिया है कि उसमें वो क्लियर हो गया था, उसमें वो क्लियर था। अभी तमाम चीज़ें इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात अभी तक मेरे पास जो चीज़ें आई हैं या जो मुझे मालूमात हैं, उसमें तफ्तीश में कहीं उसका नाम नहीं है कि भाई कहीं पर वो किसी केस में इन्वॉल्व रहा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये वहाँ सप्लाई करता था। कागजात में
कहाँ है, पहले चालान में अगर हम देख लें, अगर चालान में कहीं उसका जिक्र है तो फिर आप उस पर बात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, जेलसी है, पैसे की ताकत है, नशे के हालत में है? वो बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। तो मुस्तफा आमिर जो था वो बड़ा फेमस था और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में जो था उसका बहुत ज़्यादा जो था वो एक जिसको कहते हैं ना उसको पसंद किया जाता था। अरमगान जो था उसको यही जेलसी खाई जा रही थी कि पैसा मेरे पास ज़्यादा है, डॉन मैं बनने जा रहा हूँ, और नई नस्ल जो है वो इसको ज़्यादा पसंद करती है। और शायद ये शख्सी जिसको हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी क्लैश जो होता है, ये पर्सनैलिटी क्लैश था और उसकी वजह से ही ये कत्ल का सबब बना। बहुत जल्द फैसला नज़र आ रहा है या नहीं? तो बहुत टाइम लगे, बहुत टाइम लगे, तो इतनी जल्दी इसका फैसला नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें तो रोज़ाना कुरेद रहे ना, कुरेद। देखिए बात यह है कि आप पानी को एक जगह समेट नहीं रहे ना, आप उसको बाहर है आगे जा रहे हैं, तो वो गंद आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। इसमें आप को एक बात और बता दूं, मुझे जो लगता है इसमें पुलिस वालों को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, बड़े नुकसान का भी अंदेशा। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। वो फिर आप देखें ना, मिठाई की दुकान पे खड़े होकर बंदे को हर मिठाई का पीस अच्छा लग रहा होता है ना, तो बस दफ़ा वो ऐसा होता है वो पुरानी मिठाई पड़ी तो जहरीली हो जाती है, तो वो जहर भी फैल जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त रियाज अली सोलंकी एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ। आइए इनसे बात करते हैं कुछ कानूनी हवालों से, पूछते हैं कि इस वक्त ये केस कहाँ तक पहुँचा, अदालत जो है वो अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवालात हैं। आइए चलकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले यहीं से आगाज़ करूँगा, ये बताइएगा ये केस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, लास्ट टाइम इनको शेराज को और अरमगान को एटीसी कोर्ट में पेश किया गया था। तो एटीसी कोर्ट में जब पेश हुए शेराज और अरमगान, तो वहाँ पर जज साहब ने, कोर्ट ने क्या किया कि उनमें से शेराज को जो कि जेसी कर दिया, जेल कस्टडी, ठीक है, और शेराज का रिमांड था, रिमांड शेराज का पूरा हो चुका 10 दिन का, उसके बाद उन्हें जेल कस्टडी किया गया। ठीक है, कस्टडी कर दिया गया, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद फिर अब जो है अपना मेन अरमगान को जो पेश किया गया था 4 तारीख को, उसके बाद दोबारा 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी में दिया गया रिमांड। इसमें यह है कि अभी तक कोई चालान जमा नहीं हुआ। क्यों? बस ये प्रोसिक्यूशन की उसमें वो है कि अभी तक क्यों नहीं जमा करवाया। हालांकि देखा जाए 14 डेज़ के अंदर इंटरिम चालान लाजमी सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन ने अभी तक चालान सबमिट नहीं किया। उसकी ड्यूरेशन जो आपने बताई, ठीक है, वैसे ड्यूरेशन जो चालान की वो होती है 1 मंथ 30 डेज़ की होती है, 1 मंथ की होती है। तो 14 डेज़ के अंदर इंटरिम चालान लाजमी जमा करवाना पड़ता है। तो अभी तक उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में किसी किस्म का कोई चालान जमा नहीं किया। अब ये जो 6 डेज़ का रिमांड दिया गया अरमगान का, और रिमांड देने की वजह यह है कि आलाए कत्ल जिससे कत्ल किया गया, और इस बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने रिमांड लिया ऑनरेबल कोर्ट से कि आप हमें रिमांड दें, हम आलाए कत्ल को जो कि उसको रिकवरी करें। अब इसमें देखा जाए तो शेराज है, ठीक है, उससे एक दिन पहले 3 तारीख को शेराज को जो कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। हालांकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अचानक उनको जल्दी ले जाके वहाँ पेश किया गया। तो वहाँ पर 164 था जो कि डिक्लाइन हो गया था बकौल उनके फादर के कि अरमगान पर जो कि तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस में, ठीक है, और उसको खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि देखा जाए अरमगान को आप फर्स्ट टाइम देखें जब लेकर आए थे कोर्ट, तो उस वक्त उसकी पिक्चर देखें अरमगान की, ठीक है, अब भी आप अरमगान की पिक्चर देखें, काफ़ी वेट लूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन ये 8 फरवरी को अरमगान गिरफ्तार हुआ था। 6 तारीख को मुस्तफ़ा
जो कि अपने घर से निकला था। 7 तारीख को FIR दर्ज हुई दरख्शां थाने में जी, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में, इस तमाम ड्यूरेशन में कहा जाता है कि ब्लड के सैंपल्स जो हैं वहाँ पे उनके घर से मिले हैं, जो कि एक अपना क्या कहते हैं कारपेट से उन्होंने 4 मुख्तलिफ जगहों से सैंपल्स लिए हैं अरमगान के घर से। अब अरमगान के घर से सैंपल्स लेने के बाद मैं ये कहता हूँ कि देखें, प्रोसिक्यूशन तो अपना काम कर रही है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन के पास जो एविडेंस है वो अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रही है, बट अभी तक डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं आया। अच्छा, नहीं आया जी। देखिए, अभी जैसे आपने चालान की भी बात की, ये इसमें ये जो डिले आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, डिले होने की वजह प्रोसिक्यूशन की वजह है। प्रोसिक्यूशन अब इसको क्यों डिले कर रही, हालांकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई 8 तारीख को गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी होने के बाद क्या उस वक्त आला कत्ल उनको नहीं मिला था? आला कत्ल था ही नहीं, ठीक है। अगर आला कत्ल था तो आला कत्ल भी तो वहाँ से लेते ना, ठीक है। अभी इसी तरीके से इनके फादर का बयान आया कि मुस्तफ़ा जो है, अभी रिसेंटली एक वीडियो में मैंने देखा कि मुस्तफ़ा जो है इस वक्त थाईलैंड घूम रहा है। अच्छा जी, ये उनका बयान है, अरमगान के वालिद साहब का ये वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर है। हाँ, थाईलैंड घूम रहा है, ठीक है। इस किस्म का कोई मर्डर नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो डेड बॉडी मिली है, जो DNA करवाया गया है, ये सारी बातें यानी कि फिर ये अफवाहें हैं, झूठ है? अब ये अरमगान के फादर उनकी तरफ से उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि उनकी तरफ से कहना है कि जो डेड बॉडी मिली है ये किसी और की है। ये इल्ज़ाम है अरमगान के ऊपर, ठीक है। अभी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये इन्होंने ये जुर्म किया, ये मुजरिम नहीं है, अभी पता जुर्म किया है या मुजरिम है। इस वक्त तो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पूरा केस। ये मुल्ज़िम है, जिस तरह शहराज भी मुल्ज़िम है, ठीक है। इसी तरीके से अरमगान भी मुल्ज़िम है। तो ये मुल्ज़िम एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अब कोर्ट अपनी कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन अपनी कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करने के बाद तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद कोर्ट में वो एविडेंस पेश करेगी, तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि आया कि मुल्ज़िम या मुजरिम। ठीक हो गया, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर तरीके से पूरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अच्छा, यहाँ तो ये बात भी इसमें शामिल की गई है कि जो उसके अपने घर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ बिटकॉइन की माइंस लगी हुई थी, तो ये इसमें कितनी सदाकत है, क्या ऐसा है? देखिए, इसमें बिटकॉइंस की माइंस लगी हुई थी, ठीक है। ये तो मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं, यानी कि ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। ओके, मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं कि बिटकॉइंस की माइंस लगी हुई थी, बट वहाँ पर जो कि देखा गया है वो सॉफ्टवेयर हाउस है। फर्दर जो है कि FIA वहाँ से चीज़ें लेकर गई है, तो FIA इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे कि आया कि उस डिवाइस में क्या था। उस डिवाइस का ना आपको पता है ना मुझे पता, और वहाँ और क्या क्या था, ये भी वही डिक्लेयर करेगा। वो डिक्लेयर करेगा कि इसमें डिवाइस में क्या था, क्या चीज़ें होती थी, बट वहाँ पर जो देखा गया है वो सॉफ्टवेयर हाउस है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, या वाकई ऐसा है कि बड़ी कोई स्लो चल रहा है निज़ाम, बड़ा सिस्टम बड़ी सुस्त रवि का शिकार है? देखिए, कोर्ट अपने लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत काम करेगी। वो अपना कोर्ट काम कर रही है, ठीक है। ये नहीं कि कोर्ट काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है अरमगान के ऊपर मर्डर का, और अगर के अरमगान के ऊपर चार्ज FIR है तो सिर्फ अरमगान के ऊपर मुस्तफ़ा मर्डर केस है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक कोई और FIR सामने नहीं आई, ना कि डब्बे की FIR सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि बिटकॉइंस के माइंस वगैरह लगाएंगे, ठीक है। वो भी ना फायरिंग की, ना इनकी अभी कोई FIA की कोई चीज़ सामने, ये FIR सामने आई है कि FIA में कोई FIA में भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है। इसी तरीके से आप आ जाएं नार्कोटेक्स की तरफ से, अभी तक कोई FIR सामने नहीं है, लेकिन FIR सामने नहीं आई है। अब साबका केसेस हैं उनके, ठीक है, माजी में उनके केसेस हैं, मगर अभी इस वक्त करंट जो है ना, करंट सिर्फ एक चार्ज है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुस्तफ़ा मर्डर केस, माजी में भी अगर केसेस थे, ड्रग्स के हवाले से भी थे, तो अभी क्यों नहीं हो रही है? अभी FIR क्यों नहीं हो रही है? अगर वो ड्रग्स जो उसके वालिद साहब का भी मानना है, उनका भी मानना है, शवाहिद भी अगर मिल रहे हैं, तो अभी तक FIR शवाहिद क्या शवाहिद है? कोई ड्रग्स वहाँ से उसके बेंगलोर से, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर था, वहाँ से कोई ड्रग्स मिली है?
नहीं मिली तो मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें मुस्तफ़ा मर्डर केस में जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने भी किया है, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगी, उस पर कोर्ट एक्शन लेगा कि सजा, जजा, फाइन। एंड ऑफ द डे कोर्ट के ही उसमें ही बॉल है और वही फाइनल बताएगा। अभी इस वक्त प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद फाइनल पता चलेगा कि किसने किया। अभी तो इल्जाम है। देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है ना, इसको होना तो एक टेस्ट केस चाहिए था। वो इस तरह कि जितना बड़ा इसका हजम होता जा रहा है, इनिशियली ये सिर्फ एक अगवा का केस था, उसके बाद इसमें तावान की कॉल आ गई तो ये अगवा बराए तावान बन गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो उसमें फिर नौजवान नस्ल की तबाही खुल के सामने आई। पता ये चला कि ड्रग्स का कारोबार और जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो इन्वॉल्व है। उससे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे गई तो फिर पता चला जी कि कॉल सेंटर्स के ज़रिए काला धन कमाने का कोई धंधा भी चल रहा है। तो आप ये देखें कि इसका हजम कितना बड़ा है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होनी चाहिए जो अभी तक बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हो सकी है अनफॉर्चुनेटली। इसमें जो कॉल सेंटर जिसको मारूफ ज़बान में जो है वो डब्बे का काम कहा जाता है, उसकी बहुत खुल के हकीकत सामने आई है। इसके साथ बिटकॉइन मतलब यानी जो माइनिंग मशीन्स हैं मुमकिन तौर पे वो भी रिकवर हुई हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ें सारी 100% पुलिस की जानिब से इनकी तस्दीक नहीं की गई है। फिर ड्रग कार्टेल्स आप देखें, उसमें साजिद हसन साहब के बेटे साहिर हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया। साहिर की गिरफ़्तारी और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसने हिला के रख दिया। ये बहुत कम लोगों को ये बात शायद मालूम होगी कि जिस रोज़ साहिर को गिरफ़्तार किया गया था, जब साहिर ने ज़बान खोली है और पाकिस्तान के बाअसर अशराफिया के बच्चों के नाम उसके मुंह से निकले हैं तो पुलिस हुकाम की दौड़ें लग गई थी। उसी रात जिस रात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में इसकी ये इंटरोगेशन जारी थी, उसी रात आला पुलिस अफसरान की दौड़ें लगी हैं। वो भागते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पहुँचे हैं। उन्होंने साहिर को ख़ुद सुना है और उसके बाद जो केस का तफ्तीशी अफसर था जिसने गिरफ़्तार किया, उससे बैठ के उन्होंने बात की है और इस चीज़ को एसरटेन किया है कि ये नाम साहिर के मुंह से किसी तशद्दुद या दबाव पर निकलवाए गए हैं या वाक़यातन ये हकीकत बयान कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद अफसोसनाक सूरत हाल क्या बनी कि इस मनशियात के जो मामलात की तहकीकात थी उसमें जब बड़े बासर लोगों के बच्चों के नाम आए तो उन नामों को छुपा दिया गया, वो इंटरोगेशन में शामिल नहीं किए गए। और फिर डिसाइड ये हुआ, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की कोई हलचल नहीं है उस हवाले से और हमारे पास बड़े वाज़े सबूत हैं कि किन किन लोगों के नाम साहिर ने लिए हैं, तो उन तमाम लोगों के जो नाम हैं बड़े बच्चों के उनको सामने नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मनशियात की जो इन्वेस्टिगेशन है जो है तो जुड़ी हुई एक तरह से मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से, लेकिन बराह रास्त कत्ल की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो उस इन्वेस्टिगेशन को जिसको बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, इन बच्चों से सवाल जवाब होने चाहिए थे, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि साहिर के अलावा आप और किस किस से मनशियात ख़रीदते हैं, उसमें बड़े नाम सामने आ सकते थे। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को हल्का कर दिया गया और उन बड़े बासर लोगों के बच्चों के नामों को छुपा दिया गया, जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत अहम गिरफ्तारियाँ हो सकती थी जो नहीं हो सकी। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है मनशियात के हवाले से। दूसरा एस्पेक्ट पुलिस की जानिब से की जाने वाली नाक़िस तफ्तीश है। किस हवाले से? पुलिस ने वहाँ से लैपटॉप्स बरामद किए, 64 के करीब लैपटॉप्स इनिशियली पता चला कि जी सामने। फिर उसके बाद पुलिस ने वहाँ से जब मुकाबला हुआ तो गैर मुल्की वेपन FIR में शामिल है कि जी वो वहाँ से रिकवर किए गए। अब FIA को फौरी तौर पे इन्वॉल्व किया जाना था। मैं अभी मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के बाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाली खौफनाक हकीकतों की, जिससे माशरा बराह रास्त अफेक्ट हो रहा है और जिससे इस केस को भी फ़ायदा पहुँचता। जो केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान, उसके घर से जो लैपटॉप्स निकले, अगर वो फौरी तौर पे FIA के हवाले कर दिए जाते, उसके जो मोबाइल फ़ोन जो उससे मिला है वो अगर फौरी तौर पे FIA के हवाले कर दिया जाता तो इसका नतीजा मुमकिन तौर पे ये निकल सकता था कि बहुत सारे शवाहिद, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हों,
चाहे वो बैरून मुल्क कॉल सेंटर के ज़रिए लोगों को धोखा देकर काला धन कमाने के हों, या फिर उस पैसे के बेजा नाजायज़ बेदरेग इस्तेमाल के हों, FIA रिकवर कर सकती थी। पुलिस की इतनी इस्तेदाद नहीं है, पुलिस के पास इतना टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है, पुलिस को नहीं मिलती है जिसमें वो लैपटॉप्स को की फॉरेंसिक करा लेते, मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक करा लेते। नहीं कराया। ताख़ीर से लैपटॉप हवाले क्यों किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है पुलिस की तफ्तीश के ऊपर, और ये बात की जानी चाहिए, CIA से ये बात पूछी जानी चाहिए कि आखिर इतनी ताख़ीर क्यों की भाई। FIA को एक लेटर लिखना था। FIA जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी जल्दी इकट्ठा कर लेती है। अब वो लैपटॉप इतने दिन तक पुलिस के पास रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, ये अब FIA ही कुछ अरसे बाद डिक्लेयर करेगी। अच्छा, FIA अब इन्वॉल्व हो गई है इस केस में, और FIA ने अरमुगान के घर जाकर कुछ शवाहिद इकट्ठे भी किए हैं। वहाँ से काफ़ी चीज़ें उन्होंने ली हैं, मुख्तलिफ चेक बुक्स उनके हाथ लगी हैं, कुछ गाड़ियों की कुछ फ़ाइलें उनके हाथ लगी हैं, कुछ अग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों से, वो उनके हाथ लगे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि इस केस का जो हजम है वो सिर्फ़ एक बच्चे के अगवा या कत्ल का मामला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़े ड्रग कार्टल्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन को कमाकर बेदरेग उड़ाने के मामला भी हैं। अच्छा, एक एस्पेक्ट है जिस पे पुलिस अभी तक काम नहीं कर रही। पुलिस का सारा जोर है कि किसी तरीके से कत्ल को साबित कर दिया जाए, और ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। एक बच्चे को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इंतहाई खौफनाक मामला है। जिस वक्त आप उसको सिर्फ तसव्वुर भी करते हैं कि किस तरह जला के मारा गया होगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनी तौर पे एक माँ दुखी है, एक बाप दुखी है, एक पूरा ख़ानदान है जो इंसाफ का मुंतज़िर है। ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जुड़े जो हक़ाइक़ हैं उनको भी सामने रखना चाहिए। शिराज़ ने बयान दिया, जो कि इस केस का सहूलतकार है अरमुगान का, वो कहता है कि जी उसके बाद जब ये कत्ल कर लिया उसके बाद ये भाग के नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए। फिर GNN ने अपनी स्क्रीन पे एनी शाहिद को चलाया, जो न्यू ईयर नाइट पार्टी का एनी शाहिद था। उसने ये इंकशाफ किया कि ये अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ जाया करता था। फिर इन दोनों का एक मुश्तरका दोस्त GNN की स्क्रीन पे एक्सक्लूसिवली ऑन एयर हुआ। उसने ये बताया कि ये अरमुगान अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ जाया करता था। नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसा क्या है? पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया अभी तक? वहाँ मौजूद अफसरान से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि अरमुगान के वहाँ मौजूद अगर कोई एसेट्स हैं तो उनको सामने लाए? वहाँ ये क्या करता रहा है? क्या ये वहाँ कोई 2 नंबर काम कर रहा था? वहाँ अब क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है, पुलिस ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो हम भी कुछ कहने से कासिर हैं। हमारी बात कयास होगी और कयास में तफ्तीश ख़राब होती है। तो हम ये सवाल रख सकते हैं कि आखिर पुलिस उन एरियाज़ में क्यों नहीं जा रही। देखिए, एक कानून है, इंसान जब कोई जुर्म करता है तो उसके बाद वो रोपोश सिर्फ उस जगह जाकर होता है जहाँ वो खुद को सबसे ज़्यादा महफूज समझता है। मुजरिम हमेशा उस जगह जाके छुपेगा जो उसकी महफूज तरीन पनाहगाह होगी। ये कत्ल के बाद, मुस्तफ़ा आमिर को मारने के बाद नॉर्दर्न एरियाज़ चला गया अरमुगान, और साथ में शिराज़ को भी ले गया। वो यकीनी तौर पे इसकी महफूज तरीन पनाहगाह है। वो महफूज तरीन पनाहगाह क्या है, वहाँ क्या होता है, ये बातें तफ्तीश का हिस्सा होनी चाहिए थी। पुलिस की जानिब से इस पर कोई काम नहीं किया गया, और मुमकिन तौर पे मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद वहाँ से शायद पुलिस अब एक स्टिक ढूंढती फिर रही है जी, आला ज़र्ब, जिससे मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या कौन जानता है, हो सकता है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में रखी हो जिस जगह ये छुपा था जाके, पुलिस को नहीं मिल रही है वो स्टिक। तो तफ्तीश जो है पुलिस की, वो मैं नहीं कह सकता कि अप टू द मार्क है। यकीनी तौर पे 2 गवाह इन्होंने पेश कर दिए जो मुलाजमीन थे जिन्होंने ब्लड साफ़ किया। इन्होंने शिराज़ का स्टेटमेंट दिया, लेकिन शिराज़ अदालत में फिर मुकरा जाके कि जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मैं तो मजबूरी के तहत इसके साथ था, दबाव में इसके साथ था। ये सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हाँ, साइंटिफिक मतलब जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, DNA मैच कर गया है, उसकी बुनियाद पे पुलिस शायद सज़ा दिलवा ले किसी दर्जे में, लेकिन मजबूत गवाह पुलिस नहीं ला सकी इस केस में। अभी तक अरमुगान अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा है मुसलसल। एक शातिर मुल्ज़िम है, उसको पता है पुलिस को तंग कैसे करना है, वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स तब्दील करता रहता है। पुलिस की कोशिश है कि एक बालिया बयान उससे करवा ले, जो मुझे नहीं लगता कि वो देगा। वो अगर देगा तो मजिस्ट्रेट के सामने वो फिर मुकर जाएगा, बोलेगा मुझसे दबाव पे बयान लिया गया। तो बहुत सारे मुहर्रिकात हैं इस केस में।
एक फैमिली यकीनी तौर पे इंसाफ की मुंतज़िर है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इसके साथ जो सिंध का एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, अब्दुल कादिर पटेल उसमें हैं, वो IG सिंध से इस केस पर ब्रीफिंग लेंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है, क्या इन तमाम चीज़ों में वो सारे मामला शामिल कर दिए जाएंगे जो साहिर ने बयान किए थे? क्या ये कायमा कमेटी IG सिंध को इस चीज़ का पाबंद करेगी कि साहिर के बयान को मिनोअन पब्लिक कर दिया जाए? क्या उनको पब्लिक करने की इजाज़त दी जाएगी उस बयान को? नहीं, जो साहिर ने बयान दिया, जो तफ्तीशी रिपोर्ट में बयान है, वो अधूरा बयान है। जो हम समझते हैं कि वो अधूरा बयान है, वो मुकम्मल बयान नहीं है। साहिर ने पुलिस को कुछ और भी बताया है जिसको पुलिस ने छुपा लिया है। तो इस केस में हक़ाइक़ को छुपाना सबसे ख़तरनाक चीज़ नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से ये लोग तफ्तीश को, मतलब स्लो है प्रोसेस, मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं जा रहे, FIA को लैपटॉप देने में ताख़ीर कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन उसके हवाले नहीं कर रहे हैं। मुसलसल कोशिश ये है कि इकबालिया बयान ले लें। मरकज़ी मुल्ज़िम का कभी चोर ख़ुद को चोर बोलता है, वो आखिर में उसने मुकर जाना है। तो पुलिस का जो ये तफ्तीश का अंदाज़ तफ्तीश है, ये कोई बहुत आला मयार का नहीं है। साहिर ने जो कुछ बताया उसके तनाजुर में अगर ठीक तहकीकात कर ली जाए तो ड्रग कार्टेल्स वाला मामला हल हो सकता है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल और अगवा में बात नहीं कर रहा, वो इस जो मनशियात का मामला है वो इस केस की एक शाख है। इस केस में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और अगवा की तहकीकात एक बिल्कुल अलग मामला है, और इस तहकीकात के नतीजे में होने वाली दूसरी तहकीकात जो मनशियात की हैं वो बिल्कुल एक अलग मामला है। मनशियात के मामला बहुत ख़तरनाक हैं, मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस किस्म की पार्टीज़ हैं, जिस किस्म का लाइफस्टाइल ये बच्चे गुजार रहे हैं, जिस आसानी के साथ इनको इम्पोर्टेड मनशियात मिल जाती है, केमिकलाइज्ड ड्रग मिल जाती है, LSD, MDMA, मतलब ये वो नाम है जो शायद आम आदमी को पता भी ना हो कि ये किस किस्म का ड्रग है। ये ड्रग्स इन बच्चों तक कैसे पहुंच रही हैं? साहिल ने वीट के हवाले से बयान दिए हैं मनशियात में। जब आप इसको बढ़ाएंगे, इस तफ्तीश का दायरा कार वसी करेंगे, उन बासर लोगों के बच्चों को शामिल तफ्तीश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बताओ कि तुम लोगों तक ये ड्रग साहिर के अलावा कौन पहुँचाता है, तो आपको मज़ीद नाम पता चलेंगे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में पुलिस ज़ोर मार रही है कि अरमुगान को सज़ा दिलवाए। मनशियात के केस में पुलिस ने जोर मारा है कि बड़े बच्चों के नाम सामने ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि क्यों, ये फ़र्क है। और इन चीज़ों को जब तक हम नहीं पूरा करेंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। आप मनशियात के मतलब ड्रग कार्टेल्स के हवाले कर दें अपनी नौजवान नस्ल को, अंधेरों में डूबी रहेगी, नशे करती रहेगी, हवास बाख्ता हो जाएगी, और उसके बाद इस किस्म के वाक़यात सामने आते रहेंगे। आपको याद होगा नताशा का एक केस हुआ था, उसमें गालबन मामला तय हो गए। क्या वो खातून ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं थी? नशे का मसला था ना यार। आपको मैं सैकड़ों ऐसे केसेस दिखाऊं जिसमें नशे की वजह से कत्ल हुए। तो आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो तो ज़रूरी है कि इस केस में जो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जिसमें मनशियात भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, गैर कानूनी धन कमाना भी है, गैर कानूनी असलहे की बहुतात भी है, इन तमाम चीज़ों पर भरपूर तहकीकात करके इनके आगे कोई ऐसा बंद बांध दिया जाए कि मुस्तक़बिल में ये चीज़ें दोबारा ना हों। देखा आपने, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, मुकदमा आगे बढ़ रहा है और सभी की नज़रें पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर लगी हुई है और मुतासिरा ख़ानदान को उम्मीद है कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर सजा दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के ख़ानदान को इंसाफ मिलना हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा इम्तिहान है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इंसाफ के इस सफ़र में उनका साथ दें और इक़दार और निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखें ताकि दोबारा इस किस्म का कोई वाक़या रूनुमा ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।